आयोग का भी दुर्भाग्य लंबे समय से है। मुझे याद है अखिलेश जी के समय में अनिल यादव इसके चेयरमैन हुए थे। कैसी दुर्गति हुई थी, राम कब्र भजो। वो जिला बदर थे खुद, वही चेयरमैन हो गए थे, वही एसडीएम अपॉइंट कर रहे थे। बताइए मजिस्ट्रेट, बताइए, जो खुद जिला बदल रहा है, उठा लाए, बना दिया। कैसा अभी नहीं, धन्यवाद नहीं, कैसी कैसी थू थू हुई जगत भर में। बाद में सीबीआई अदालत में गए लोग, हाई कोर्ट ने कहा इनको हटाओ, ये किसी लायक नहीं। राजनीतिक लोगों ने नहीं कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था इनको हटाओ, किसी लायक नहीं। कैसे बना दिया इनको। इसलिए मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में आयोगों का रूप स्वरूप बहुत अच्छा नहीं रहा। नॉर्मलाइजेशन में बहुत नहीं समझ पा रहा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि लाइन एक खींचिए, या तो कहिए पूरे देश में नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल अमान्य है, हमको कतई स्वीकार नहीं किसी भी परीक्षा में। ये ठीक नहीं कि मेरे में ना हो, गुड्डू की में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये तरीका ठीक नहीं ना। अभी नहीं चित्रांशी, है ना, मैं ऐसे तर्कों के साथ नहीं खड़ा होता। नहीं, चीज खराब है तो फिर खराब पूरे समय के लिए खराब होनी चाहिए, घोषित होनी चाहिए। ऋचा जी, मुझे समझ नहीं पा रहा कि आयोगों के मसले, छात्रों के मसले, अध्यापक टीचरों के मसले, ये मेरे हृदय के बहुत प्रिय रहे और मैं इन पर बहुत काम करता रहा। मैं हमेशा मानता हूं कि सरकारों को भर्ती की परीक्षा की जो आयोग हैं और वो संस्थाएं हैं, वो सरकारों के चेहरे को कई अवसरों पर कलंकित कर देती हैं। मैंने अखिलेश यादव की सरकार का उदाहरण दिया है ना। बाद में जब मैं अखिलेश जी से मिला, मैंने उनसे पूछा कि आप भी गजब करते हो, बेसिक शिक्षा लाए वो भी ऐसे ही ले आए, माध्यमिक का लाए वो भी ऐसे ले आए, हायर एजुकेशन वाला वैसे ही ले आए, और अनिल यादव तो सुभान अल्लाह। तो खैर उन्होंने क्या कहा कि वो ढूंढ के नहीं लाए थे, कौन लोग लाए थे उनका खुलासा यहाँ नहीं करूंगा क्या, लेकिन नुकसान सरकार अखिलेश यादव का हो गया। उन लोगों ने तो जो घोर माठा करना था कर दिया। वैसे मैं समझ नहीं पा रहा, हर 6 महीने साल भर में मैं एक बात सुनता हूं कि मुख्यमंत्री ने सारे भर्ती आयोग के एजेंसियों के और आयोगों के चेयरमैनों को बुलाया और बहुत सख्ती से कहा बिल्कुल सब काम ठीक कर दो, सब बड़े। फिर ये भर्तियां अटकी क्यों हैं, लटकी क्यों हैं। काजू और पेस्ट्री और जूस का बिल तो लगातार पास हो रहा है आयोगों में। क्या कर रहे, कबड्डी खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। कहां है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उस सड़क पर क्यों नहीं है बात करने के लिए, या अंदर बुलाए लड़कों को। क्या मैं समझ नहीं पा रहा कि किस लिए भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं। फिर ये पेपर आउट हो तो गुड्डू जेल जाए, रामलाल जेल जाए, पर कोई बवाल हो जाए, नॉर्मलाइजेशन, गैर नॉर्मलाइजेशन, ब्ला ब्ला कुछ हो जाए, गड़बड़ घोटाला, 2-4-6 प्रिंटिंग प्रेस वाले और चपरासी इस तरह के लोग जेल भेज दिए जाते हैं, बात खत्म। मैं जानना चाह रहा हूं ऋचा जी कि इस तरह के अव्यवस्थाओं में, अनाचारों में, कदाचारों में आयोगों और भर्ती एजेंसियों के अध्यक्ष और सचिव जेल क्यों नहीं जाते, आईएएस अधिकारी जेल क्यों नहीं जाते। एक पर्चा हुआ था टीईटी का, उसका मालूम है कार्ड, वो पर्चा छपने कहाँ भेज दिया था, जो मुंडन और सत्यनारायण कथा कार्ड छापता था, क्या उसने कार्ड समझ के बांट दिया पर्चा, वो जेल गया। लेकिन जिसने साइन किए होंगे वो आईएएस अधिकारी अपना काजू खा रहा है आनंद में। ऋचा जी, मेरा सवाल यही है। आदरणीय अमिताभ सर, वर्तमान सरकार नीतिगत रूप से इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि उत्तर प्रदेश की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो शुचितापूर्ण ढंग से हो और पारदर्शी ढंग से। और इसके लिए अगर आप पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा करेंगे तो हम लोग ये बात जान पाएंगे कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आमूलचूल परिवर्तन किए गए, और उन आमूलचूल परिवर्तन में समय को देखते हुए, अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए तमाम ऐसे परिवर्तन किए गए, चाहे वो मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय को समाप्त कर देने की,
अभ्यर्थियों की बड़े समय से मांग थी, क्योंकि अलग अलग विषयों का जो नंबर का तकनीकी स्तर पे बनता था मेरिट, वो डिफर कर जाता था, तो उसको समाप्त किया गया। हमारे अभी अभ्यर्थी साथी, जिनका मैं बहुत सम्मान से कहना चाहती हूँ कि अभी उन्होंने स्केलिंग की बात की, स्केलिंग को लेकर छात्रों में लंबे समय से रोष था। उस स्केलिंग की प्रक्रिया को भी लोक सेवा आयोग के द्वारा समाप्त किया गया, क्योंकि ये बात सत्य है कि मानविकी विषय या हिंदी विषयों का जो स्कोर कार्ड होता था, वो कई बार अंग्रेजी विषयों के सामने या फिर जो टेक्निकल विषय है उनके सामने उनका सामंजस्य नहीं हो पाता था। तो जो स्केलिंग की प्रक्रिया थी उसको भी समाप्त किया गया। साथ ही साथ आयोग ने अधिक से अधिक छात्रों को मौका मिल सके, पारदर्शी हो और छात्रों में किसी भी तरीके का उनको भेदभाव ना हो सके, इसके लिए जो पहले जो एक पद के सापेक्ष 13 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था मुख्य परीक्षा में, उसको बढ़ाकर 15 अभ्यर्थी कर दिए गए, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। इसी के साथ इंटरव्यू में भी जहां पे एक पद पर 2 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था, वहां एक पद पर 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना शुरू किया गया। और इसी क्रम में नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया लागू की गई है, ताकि जो पूरी परीक्षा है वो शुचितापूर्ण ढंग से, पारदर्शी ढंग से हो सके। आपने भी इस बात का जिक्र किया। और नीट की परीक्षा में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है कि पालियों में परीक्षा कराई जाए, तो जब पालियों में परीक्षा कराई जाएगी, जब किसी भी जो है भर्ती के सापेक्ष कई पालियों में परीक्षाएं कराई जाती है, तो अलग अलग पालियों की मेरिट अलग अलग बनती है, लेकिन इन मेरिट लिस्ट में सामंजस्य स्थापित किया जा सके, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू किया गया है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कह रही हूँ कि तमाम छात्र अभ्यर्थियों से, हमारे साथियों से उनके सुझाव भी मांगे गए हैं आयोग द्वारा, ताकि अगर किसी भी अभ्यर्थी का कोई सुझाव है जिससे इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को और अधिक सुचारू रूप से लागू किया जा सके, इसके लिए लोक सेवा आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से उनके सुझाव मांगे। रही अभ्यर्थियों के कल से आंदोलन की बात, तो आदरणीय अमिताभ सर, मैं पूरे सम्मान के साथ इस बात को कहना चाहती हूँ कि शासन, प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार अभ्यर्थियों से संवाद बनाए रखे हुए हैं। एक मिनट ऋचा भाई, के साथ हमने संवाद बनाया हुआ है। एक मिनट ऋचा, इसमें 2 सवाल खड़े होते हैं। भैया रुक जाओ, 2 सवाल खड़े होते हैं। अव्वल तो डीएम और एसपी क्या बात करेंगे बेचारे, ये उनका विषय नहीं। ये 144 तो लगानी नहीं, न जमीन का कब्जा है, न रकबा खसरा खतौनी है। डीएम साहब क्या आश्वासन दे सकते हैं? टैंकर मंगवा सकते हैं पानी का, और क्या करेंगे बताइए? कमिश्नर क्या कर लेंगे इलाहाबाद के, प्रयागराज के? बात करनी थी, कौन है आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनको करनी चाहिए थी। वो पर्दानशीन है क्या? संजय सिनेत जी, ये निकलते नहीं, वो असुरी पश्या है क्या कि सूरज नहीं देखते, वो अंदर ही रहते हैं, ऐसा है क्या? ये बच्चे आंदोलन धरने पर आए क्यों? उससे पहले समाधान क्यों नहीं हुआ? मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा कि किसकी बात मानो, मैं तो कह रहा हूं या तो चित्रांशी को श्रीनेत्र समझा दें, ये श्रीनेत्र की बात चित्रांशी समझ लें, बात खत्म। ये स्थिति क्यों आई ऋचा जी? आदरणीय अमिताभ सर, सिर्फ और सिर्फ लोक सेवा आयोग नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी लगातार छात्रों के साथ संवेदनशील स्तर पर संवाद करने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे संगठन में प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आज वक्तव्य आया है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी का भी वक्तव्य आ चुका है, जिसमें लगातार संवाद की और संवेदनशीलता की स्थिति को बनाए रखने के लिए भी छात्रों से भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं। और रही आयोग की बात, तो आयोग के सचिव ने कई राउंड छात्रों से बात की है, लेकिन छात्र अभी चूंकि उससे संतुष्ट नहीं है, तो आगे भी बातचीत के सारे रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है आदरणीय अमिताभ सर, हम लोग भी ये चाहते हैं, और चूंकि आप तो हमेशा छात्रों की मुखर आवाज रहे हैं, और उस मुखर आवाज के माध्यम में हम लोग भी अपनी आवाज बुलाकर कहना चाहते हैं कि छात्रों की समस्याओं का और छात्रों के जो भी प्रश्न है, इनका जो है संवेदनशीलता से रास्ता निकाला जाए, इनका हल किया जाएगा, और उसके लिए सरकार प्रयत्नशील है पूरी तरीके से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस तरीके से कल से लगातार ट्वीट पे ट्वीट खेलकर अपने उपचुनाव की परिणति लिखने की
कोशिश कर रहे हैं वो बहुत शर्मनाक है। उनको ठीक छात्रों है के ऋचा जी, ठीक है, संवेदनशील ठीक मुद्दे है, पर उनके ठीक है, कंधे पर रखकर गोली ठीक, चलाने का ठीक। प्रयास नहीं करना चाहिए। अरे रुको भाई मुकेश बाबू, एक बात तो ये समझ लो हमेशा के लिए, जब मुलायम सिंह करे अखिलेश यादव के समय में बवाल होते था, आंदोलन होता था, इससे भीषण आंदोलन होते थे, क्योंकि अनिल यादव तो अनिल यादव थे, तो समाजवादी पार्टी कहती थी ये भाजपा के लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, छात्र नहीं है क्या। अब भाजपा कह रही है कि सपा के लोग हैं। मैं इस बहस में नहीं पड़ता, राजनीति करनी है उनको भैया ऋचा जी, वो क्या धर्मशाला खोल के बैठे नहीं, वो भी सियासत करने आए, मौका देखेंगे तो बिल्कुल ट्वीट पे ट्वीट ठोकेंगे, क्यों नहीं ठोकेंगे। अनिल यादव के दौर में जब अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे तो आप भी तो खेलते थे, उस बहस वो तो सब बराबर हो गया, उसमें राजनीति करने वालों से क्या विरोध। जहां 10,000 लड़का बैठे के बाद सपा क्यों नहीं जाए, ये तो केतली में चाय बनवा के ले ही जाएंगे, क्यों नहीं ले जाए बताओ ना। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं कि वो भड़का रहे, नहीं, आप छात्रों से संवाद कर लेते, निपटारा कर लेते, तो ये चाय अपनी वापस लेके आना पड़ता इनको। छात्र बैठे क्यों। मुकेश वर्मा आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अभिषेक के पास जाऊंगा। अनम्यूट करो। हाँ पॉइंट हमारे हैं जी सर, जैसे सीसेट इसमें है, दूसरा पेपर पीसीएस में सीसेट का होता है जो 33% पे क्वालिफाइंग है, उसमें नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे करेंगे, पहला पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, जीएस में आप करेंगे तो सीसेट में कैसे करेंगे, वहां 33% क्वालिफाइंग है। दूसरा जो मेरा मेन पॉइंट आपके सामने में रखना चाहता हूं कि हर चीज के लिए हमें आयोग पे धरना क्यों देना पड़े। आरओ का 11 फरवरी को पेपर होता है, पेपर आउट होता है, आयोग पे 15 दिन धरना देते हैं, तब आयोग मानता है कि पेपर आउट हुआ, उसके पहले नहीं मानता है। तो पेपर में गलतियां हम बताएं, पेपर आउट हुआ है हम बताएं, नॉर्मलाइजेशन में गलतियां हम बताएं, तो हम पढ़ेंगे कब। हमारा यही दायित्व है, आयोग फ्री में खाने के लिए बैठा है। ठीक मुकेश, ठीक, आपने ठीक बताया। अभिषेक आप भी अपनी बात रखो, फिर मैं राजनीतिक लोगों के पास जाऊं। वी आर नॉट क्लाइंबिंग इनटू दिस इशू कि पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, भाजपा क्या, सपा क्या कर रही है। वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम दिस सर। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपने समय को देख के कूदिए, लड़िए, डजंट मीन हमें क्यों जाना पड़ रहा है वहां पे सर। कि आप जैसे मुकेश भाई ने कहा, बहुत अच्छी बात करी सर। सर मैं बड़े विनम्रता से लेकिन सर बहुत स्ट्रांगली अपोज कर रहा हूँ इस बात को कि कोई पार्टी सर नहीं चाहती है कि सर हम अपने रूम पे बैठ के पढ़ाई करें और अपना एग्जाम दें, सफल हो और अपने घर परिवार का नाम रोशन करें। सर हमें जबरदस्ती इस चीज में धकेला जाता है। ऋचा जी ने कहा कि स्केलिंग की प्रक्रिया हटा दी गई, सरकार बहुत छात्र हित में बात करती है। सर सरकार को ये लगा होगा ना कि स्केलिंग इज नॉट फेयर, तब नहीं से हटाया गया सर। नॉर्मलाइजेशन आज आप लागू कर देंगे, फिर ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। जब आपको इसका, जब तक इसका आपको बैठ चीज समझ में आएंगी कि नहीं यार ये फॉल्स है, इसको अच्छा काम नहीं हो पा रहा है, आप फिर वापस कर लेंगे इसे। आज ही इस चीज को क्यों नहीं समझ लिया जाता सर। और कल डीएम साहब कह रहे थे कि यार हमने इस चीज को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ एडेड कॉलेजों को, सरकारी कॉलेजों को, इंजीनियरिंग कॉलेजों को सेंटर बनाया है। सर 75 जिले हैं हमारे यूपी में सर, सभी में कुछ ना कुछ तो जिले अच्छे हैं और हर जिले में कोई ना कोई कॉलेज अच्छे हैं, आप उसमें एग्जाम करा लीजिए। सर कुंभ में डुबकियां लगाते समय आप नंबर काउंट करके एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि आज 20 लाख ने, आज 25 लाख ने करा लिया एग्जामिनेशन। सर 5 से 5.5 लाख लोगों ने सर फॉर्म डाला है और सर उसमें अपीयर होने वाली संख्या कम होती है, आप उसको भी सुचितापूर्ण नहीं करा पा रहे हैं। और सर उसके बाद आप तुरंत नोटिस शाम को निकालते हैं कि एग्जामिनेशन सुचितापूर्ण संपन्न हो गई, जबकि लीक की खबरें एकदम फुल प्रूफ हैं, मानी जा सकती हैं, किसी के भी आंखों को दिखता है कि यार एग्जामिनेशन बायस्ड हुआ है, टेम्पर किया गया है। ठीक, आप मानते नहीं है सर जी। संस्थाओं में अहंकार बहुत होता है। मैंने 35 वर्ष में ऐसे जाने कितने विचित्र अहंकार के अवसर देखे अपने पत्रकारी जीवन में। अभी हाल में ये आरओ वाला जब मसला आया था, बच्चे कह रहे थे आउट हुआ पेपर, तो संस्था कह रही थी ऋचा जी कि हम मुकदमा कर देंगे जो बोलेगा आउट हुआ। क्या फिर इन लोगों ने हमसे संपर्क, तो मैंने लिखा कि आउट हुआ, करो मुकदमा। क्या, और जिनने विज्ञप्ति जारी की थी कि परम पवित्र परम पुनीत परीक्षा संपन्न हो गई, क्या
थोड़े समय बाद उन्हीं की दस्तखत से विज्ञप्ति जारी हुई कि नहीं परीक्षा में गड़बड़ घोटाला हुआ, पेपर बिक गया, इसलिए अब दोबारा होगी। ऋचा जी, एक ही आदमी दो जगह दस्तखत कर रहा है और फिर भी मौज ले रहा है, गाड़ी में घूम रहा है सरकारी, और आप केवल यही बताते हो हमको अभी अग्निहोत्री जी, शुचितापूर्ण पारदर्शिता, पारदर्शितापूर्ण शुचिता, इसको क्या करें, ओढ़ें कि बिछाएं? ये तो उस अधिकारी को हैंग करके पूछो ना भाई कि तुमने कहा था आउट नहीं हुई, तुमने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दी कि मुख्यमंत्री जी आउट नहीं हुई, ये सब फर्जी लोग हैं जो कह रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ और इनके रासुका लगा दो। क्या? और 15 दिन बाद पूरा जगत कह रहा था आउट हो गया और फिर आपने भी मान लिया आउट हो गया। तो इसका कोई निपटारा करके हमको बताएगा कि ये 10 अधिकारी जेल भेज दिए गए कि नहीं, या केवल इनके ऊपर लिख देंगे शुचितापूर्ण पारदर्शिता? ऋचा जी, नहीं, तो कोई तो ये जिम्मेदारी लेगा ना। जो चीज सोमवार को पवित्र थी वो शुक्रवार को भ्रष्ट कैसे हो गई? ऋचा जी। जी, आदरणीय अमिताभ सर, बिल्कुल जिम्मेदार लोगों की तय होगी कि किस तरीके से उनकी जिम्मेदारी तय की जाए, और जिन जिम्मेदार लोगों ने इसमें किसी तरीके का लूपहोल छोड़ा है वो जांच की प्रक्रिया में है और वो इससे बचेंगे नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, चूंकि मैं खुद भी युवा हूँ और मैं तमाम युवाओं के बीच से ही निकल कर आती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रवक्ता हूँ और मेरा राजनीतिक संगठन है, लेकिन मेरा मातृ संगठन छात्र संघ रहा है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने नकल माफियाओं का और नकल का नेक्सस छोड़ा था, उसको रिकॉर्ड स्तर पर खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा तकनीकियों का प्रयोग हो, कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस हो, ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ उसको कोई लाभ ना दिया जा सके। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में एक और चीज की गई है नॉर्मलाइजेशन में, कि मूल्यांकन में रोल नंबर को फेक नंबर में परिवर्तित करके, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पे बात हो रही है इसलिए इसको करना जरूरी है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि मूल्यांकन में रोल नंबर को फेक नंबर में परिवर्तित करके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाएगी, जिससे किसी अभ्यर्थी का रोल नंबर पता नहीं चल सकेगा और मूल्यांकन पूर्ण रूप से पारदर्शी होगा। साथ ही जिन सेंटर्स को अभी तक ब्लैकलिस्ट किया गया है, क्योंकि पिछले दिनों जो परीक्षाएं हुई और जिसमें नकल माफिया हावी हो पाए, हमने उन तमाम सेंटरों को ब्लैकलिस्ट करने का काम किया है और केवल उन्हीं सेंटरों पर परीक्षा कराई जा रही है जहां पे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और इसको सुनिश्चित किया जा सके कि वहां नकल नहीं हो।